नाउ मैं वंस अगेन क्या करता हूं, दिस इज जनरलाइज एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। d by dt of RCF is equal to d by dt of summation of mi Ri upon summation of mi। अब आप जरा सोचिए, व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब समेशन एम आई तो कांस्टेंट है, समेशन एम आई यदि कांस्टेंट है तो इसे d बाई डी टी से बाहर रखा जा सकता है और लिखा जा सकता है d बाई डी टी ऑफ समेशन ऑफ एम आई आर आई। अब इसका मतलब होता है कि पहले ऐड करो फिर डिफरेंशिएट करो, पहले ऐड करो फिर डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशियल का एक नियम है, आप इसको रिवर्स मैनर में भी कर सकते हो कि पहले डिफरेंशिएट कर दो फिर ऐड कर दो। इसका मतलब मैं समेशन साइन बाहर लिख सकता हूं, डी बाई डी टी अंदर लिख सकता हूं और एम आई आर आई। इसका मतलब पहले डिफरेंशिएट कर दिया फिर ऐड करा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। राइटिंग दिस मीन्स फर्स्ट एडिंग देन डिफरेंशिएटिंग, और इसका मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग देन एडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डी बाई डी टी ऑफ एम आई, तो एम आई कॉन्स्टेंट है तो इस डी बाई डी टी से बाहर चले जाना चाहिए, तो यह रह जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। बट व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ आर आई? It's VI. d by dt of position vector of ith particle is velocity of center of ith particle. So velocity of center of mass is summation of mi vi upon summation of mi. A similar analogous equation, एक सिमिलर एनालॉगस इक्वेशन मिल रही है। सेंटर ऑफ मास में हमेशा हर तरह की इक्वेशन ही इस तरह की है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन एम आई वाई अपॉन समेशन एम आई, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन एम आई जेड आई अपॉन समेशन एम आई, position vector of center of mass summation of mi ri upon summation of mi, or velocity of center of mass summation of mi vi upon summation of mi. Now this is with respect to fixed reference frame O. यह जो इक्वेशन है यह फिक्स रेफरेंस फ्रेम O के रेस्पेक्ट में है। While if reference frame O starts moving, if reference frame O is moving, यदि रेफरेंस फ्रेम O स्टेशनरी रहने के बजाय मूव करने लगे तो हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू O is summation of mi vi with respect to O
upon summation of mi. This is if reference frame O is moving. यदि जिस रेफरेंस फ्रेम ओ के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मूव करने लगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, हियर VIO इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ एंड VCMO इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओ. ध्यान रहे हम रेफरेंस फ्रेम हमेशा ऊपर इस तरह से लिखते हैं. VCM लिखा हुआ है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर O लिख दिया इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओ. हर जगह यह हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर. थ्रू आउट मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें कन्वेंशन फिक्स. अब यदि हम कोई रैंडम पॉइंट लेने के बजाय हम एक स्पेशल पॉइंट के रेस्पेक्ट में काम करें, पॉइंट ओ हमने रैंडम पॉइंट ले लिया, इसके बजाय यदि हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करें, इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ओ रैंडम पॉइंट लेने के बजाय सेंटर ऑफ मास ले लिया जाए तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi vi with respect to center of mass upon summation of mi. मगर once again velocity of center of mass with respect to center of mass, center of mass यदि अपने आप को ही देखे, अपनी ही वेलोसिटी ऑब्जर्व करे तो हमेशा अपने आप को तो रेस्ट नहीं पाएगा. हो सकता है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी वेलोसिटी से मूव करे, कितनी भी ज्यादा वेलोसिटी हो, कितनी भी कम वेलोसिटी हो, कितना भी एक्सीलरेशन हो, मगर यदि सेंटर ऑफ मास अपने आप को ही देखेगा तो हमेशा अपने आप को रेस्ट पर ही पाएगा. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. हेंस समेशन ऑफ mi जाके मल्टीप्लाई हुआ समेशन ऑफ mi vi with respect to center of mass is always zero. सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली जाए और समेशन ऑफ mi vi करा जाए, then that summation of mi vi is always zero. अब once again, हाँ बोलो बोलो. अरे पहले मैं सारे इक्वेशंस लिखा दूं, एग्जांपल्स के तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. पहले सारी सिमिलर इक्वेशंस लिखा दूं. अब मैं वंस अगेन ऐसे साफ कर रहा हूं. एक इक्वेशन और लिखाना है अभी मुझको एक्सीलरेशन के लिए, पहले उसे लिखा दूं फिर प्रॉब्लम कराना चालू करता हूं. I shall erase this. अब मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करके उसके लिए कुछ सिमिलर कंसेप्ट लिखने वाला हूं. I differentiate this expression, velocity expression, d by dt of VCM is d by dt of summation of mi vi upon summation of mi. What is d by dt of VCM? d by dt of velocity of center of mass is acceleration of center of mass. d by dt of velocity of center of mass is acceleration of center of mass.
अब वंस अगेन डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, समेशन एम आई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए इसको डी बाई डी टी से बाहर रखा जा सकता है। अब वंस अगेन एडिंग देन डिफरेंशिएटिंग, एडिंग देन डिफरेंशिएटिंग, इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट देन ऐड। इधर पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। वंस अगेन एम आई इज अ कांस्टेंट, तो समेशन ऑफ एम आई बाहर आया, डी बाई डी टी ऑफ वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। हम कहेंगे डी बाई डी टी ऑफ वी आई इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, acceleration of ith particle. Hence, once again, a similar expression ACM is summation of MI AI upon summation of MI. A similar expression जैसा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, जैसा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, बिल्कुल वैसा ही एक एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। हम देखें सेंटर ऑफ मास के जितने भी एक्सप्रेशन बने हैं सारे के सारे एक जैसे एनालॉगस जैसे बने। अब वंस अगेन यह एक्सप्रेशन तो तब अप्लाई करा जाएगा जब हम किसी स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो। यदि हम किसी स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम करेंगे तो यह इक्वेशन लिखेंगे। वाइल यदि हम किसी मूविंग रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, इफ पॉइंट ओ इटसेल्फ इज मूविंग, इन दैट केस इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा, इफ रेफरेंस फ्रेम ओ इज मूविंग। अब यह मोशन कैसी भी हो सकती है, यह मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो सकती है, यह मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में हो सकती है, किसी भी तरह से एक्सीलरेशन मोशन हो। इन दैट केस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू इज समेशन ऑफ एम आई ए आई विथ रेस्पेक्ट टू ओ अपॉन समेशन ऑफ एम आई। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया जाना चाहिए। We must write the equation in this manner. अब once again प्रॉब्लम करते समय हम कोई रैंडम रेफरेंस फ्रेम नहीं लेंगे। रैंडम रेफरेंस फ्रेम लेकर तो प्रॉब्लम और उलझ जाता है। हम यदि रेफरेंस फ्रेम मूविंग सिस्टम की बात हुई, मूविंग सिस्टम के लिए ही रेफरेंस फ्रेम लेने की बातचीत हुई। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम में हर पार्टिकल मूविंग है। हम मान लीजिए मार्स को देख रहे हैं, मंगल ग्रह को देख रहे हैं, और मंगल ग्रह पर हम उसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो क्या यदि हम सिर्फ मंगल ग्रह को देख रहे हैं जो बॉडी मूविंग है, तो क्या मंगल ग्रह के किसी भी रैंडम पॉइंट के रेफरेंस में काम करना पसंद करेंगे? हम किस पॉइंट को लेंगे इन दैट केस? निश्चित मार्स के सेंटर को हम रेफरेंस देखेंगे। मार्स का सेंटर जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसको रेफरेंस देखेंगे। ऐसी मूविंग बॉडी के लिए हम जनरली उसके सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस मानकर उसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। तो यह जो रेफरेंस फ्रेम ओ यदि मूव करा, यदि पूरा सिस्टम मूव करा, तो उस मूविंग सिस्टम में हम रैंडम पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम बनाने के बजाय
इफ O इज सेंटर ऑफ मास, हम रेफरेंस फ्रेम पॉइंट O वह लेंगे जो सेंटर ऑफ मास ही हो। ऐसे केस में इस इक्वेशन को लिख दिया जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi into ai with respect to center of mass upon summation of mi. Once again the same logic. यदि सेंटर ऑफ मास अपने आप को ही ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास अपने आप को कभी भी एक्सीलरेट होता हुआ नहीं पाएगा, और हम कह सकेंगे समेशन ऑफ mi ai with respect to center of mass is always 0. ध्यान रहे, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स से। ये जो हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, इसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद कोलिजन, यह सब टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं अगले चैप्टर रोटेशनल से। और रोटेशनल पढ़ते समय इनका भरपूर इस्तेमाल होता है, यह जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इनका भरपूर इस्तेमाल होता है इन कंसेप्ट का। और यहां पर तो हम फिर भी छोटे छोटे सवाल करेंगे, अभी मैं शीट दिलवा रहा हूं, इस शीट में तो हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, मगर वहां पर तो पूरी तरह से जैसे हम एनालाइज करेंगे आपकी गाड़ी के टायर की मोशन। आपकी गाड़ी है, उसमें जो टायर है घूमता जाता है, रोटेट भी करता जाता है, वो मूविंग भी है, रोटेटिंग भी है। वहां पर रेफरेंस फ्रेम क्या ली जाए? क्या रेफरेंस फ्रेम टायर का कोई सा भी पॉइंट लेंगे? हमेशा टायर का सेंटर लेंगे, टायर का सेंटर ऑफ मास लेंगे। काम सारा टायर के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में करा जाएगा। वो टायर का सेंटर मूव भी कर रहा है और वो उसका सेंटर ऑफ मास भी है, और उसके चारों तरफ पूरी बॉडी घूम भी रही है, और साथ में पूरी बॉडी आगे भी बढ़ रही है। इस तरह की जब सिस्टम आएंगे, इस तरह की जब सिचुएशंस आएंगी, वहां पर यह एक्सप्रेशंस बेहद उपयोगी होते हैं। अभी इमीडिएटली तो हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, मगर इनका क्लियर कट विजन बनाना जरूरी होगा आगे की फिजिक्स समझने के लिए। इसे नोट डाउन कीजिए। अब मैं कुछ सवाल कराना चालू करता हूं। इसी समय में 2 शीट भी डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, जिन दोनों शीट को आप सबको सभी को सॉल्व करना है। नोट डाउन कीजिए। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं इसी समय। पहला मेरा प्रॉब्लम, इफ वी हैव गॉट अ semicircular loop mass m and radius r, locate its center of mass। इसी समय कीजिए, 3 से 4 मिनट का समय देता हूं, डिस्कस कर लूंगा। तेजी से प्रॉब्लम को करूंगा मैं, 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, 1 घंटे और फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। सेमी सर्कुलर लूप, मास m, रेडियस r, लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थ्योरी में सेमी सर्कुलर वायर कराया है और इधर मैंने दे दिया सेमी सर्कुलर लूप। तो खास कंसेप्ट तो इधर ही आ गया ना। मैंने सेमी सर्कुलर वायर मास एम रेडियस आर का कराया और इस बार दिया सेमी सर्कुलर लूप। तो हमको यह सोचना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय लूप। लूप का मतलब समझेंगे तो हम सवाल को आगे कर पाएंगे। लूप का सही मतलब नहीं समझेंगे तो सवाल को नहीं कर पाएंगे। सेमी सर्कुलर लूप मतलब लूप हमेशा क्लोज होता है, सेमी सर्कुलर वायर और साथ में एक ऐसा स्ट्रेट वायर। दिस इज सेमी सर्कुलर लूप।
यह सेमी सर्कुलर लूप है और हमसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। इसका मास m है और इसका रेडियस r है। अब देखिए, कोई इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे इनफैक्ट 2 पार्टिकल सिस्टम में ब्रेक कर देंगे। हम पहले x और y कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिफाइन कर देते हैं। यह x डैश और यह y सेंटर ऑफ मास निश्चित y एक्सिस पर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर को मास m1 कहते हैं और इस स्ट्रेट वायर को मास m2 कहते हैं। सेमी सर्कुलर वायर का मास m1 हम डिटरमाइन करते हैं। सेमी सर्कुलर वायर का मास m1 होएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज पाई r प्लस 2r into the length of semicircular wire, pi r. Mass m1 is pi m by pi plus 2. यह सेमी सर्कुलर वायर मास m1 और मास m2 डिफाइन करता हूं मैं। मास m2 यह स्ट्रेट वायर है, इसे मैं कहूंगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इनटू द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट 2r। Mass m2 is 2m upon pi plus 2। अब जरा आप सोचिए, इस मास m1 को हटाकर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर रखूंगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास x1 तो होएगा 0 और y1 होएगा 2r बाय पाई। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है 2r बाय पाई। यह सेमी सर्कुलर वायर, ये मास m1 का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई। मास m2 को भी हटाकर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा, तो उसका x2 होएगा 0, y2 भी होएगा 0। इस तरह से मैंने क्या करा है कि इस पूरे मास सिस्टम को मैंने रिड्यूस कर दिया है 2 पार्टिकल सिस्टम में। इधर रखा हुआ है मास m1, इधर रखा हुआ है मास m2। m1 रखा हुआ है 0, 2r बाय पाई पर, m2 रखा हुआ है 0, 0 पर। जरा एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि m1 प्लस m2 क्या दिख रहा है। पाई m बाय पाई प्लस 2, 2m बाय पाई प्लस 2, m1 प्लस m2 हमें कैपिटल M दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने के लिए देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ m1 mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, वो चीज तो 0 दिखने लगेगी क्योंकि x1 भी 0, x2 भी 0। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। So y coordinate of center of masses, m1 की जगह pi m by pi plus 2, y1 की जगह 2r by m2 की जगह 2m by pi plus 2,
और y2 की जगह 0 अपॉन m. Y coordinate of center of mass comes out to be 2r, 2r upon pi plus 2. ध्यान से देखें, सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के तरीके को समझें. मेरा अगला सवाल, यह एक सेमी सर्कुलर डिस्क से दूसरी सेमी सर्कुलर डिस्क काट के अलग कर दी गई. इसका रेडियस R1 था जिसे काट के अलग करा, और इसका रेडियस R2. R2 रेडियस की सेमी सर्कुलर डिस्क थी, इसमें R1 रेडियस की सेमी सर्कुलर डिस्क काट के अलग कर दी. क्या आप मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करके बता सकते हैं? वेयर इज सेंटर ऑफ मास लोकेटेड फॉर दिस सिस्टम? वंस अगेन, इस प्रॉब्लम को करने के दो मेथड हो सकते हैं. एक तो नेगेटिव मास सिस्टम वाला मेथड हो सकता है, और एक इंटीग्रेशन वाला मेथड हो सकता है. जैसा हमने सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए करा, एग्जैक्टली वैसा कैसे ही करेंगे, बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स R1 से R2 हो जाएगी. वहां 0 से R होती थी, यहां R1 से R2 हो जाएगी. दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नेगेटिव मास सिस्टम से, और एक सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास लोकेट करा उसके मेथड से भी. दोनों से ही सेम आंसर आएगा. एक बार कोशिश करें 3 से 4 मिनट के लिए, फिर समझाना चालू करूंगा.